हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सीए काजल डिरोलिया। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। हमारा जो आज का वीडियो है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के लिए, बीकॉम, एमकॉम, सीएस इंटरमीडिएट एंड सीएमए इंटरमीडिएट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की बात करें तो बेसिकली ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक, आज के वीडियो में हम लोग इसका पूरा एक बेसिक क्लियर करेंगे। ठीक, अगर आप लोग 20-25 मिनट्स मेरे साथ ये वीडियो पूरा कंप्लीट कर लो तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड आपको एक एक टॉपिक इसका साथ ही साथ लर्न भी करा देंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम लोग इसके नोट्स की बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां मैंने लिंक दी हुई है हैंडआउट्स करके, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना, जिसमें आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा। एंड नोट्स के बाद अगर आपको कुछ भी एडिशन करना हो तो आप उसी नोट्स में ऐड ऑन करना, आपको बोर्ड से पूरा नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। देखो हमने लिखा हुआ है बोर्ड पे कि आज का जो हमारा पूरा का पूरा वीडियो है वो किस पे बेस्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पे। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की बात करें तो ये क्या बताता है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, हमने क्या बोला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 हमारा किस टॉपिक पे है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। बट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के पहले हम आप लोगों का क्लास 11 का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, जो हमने क्लास 11 में पढ़ा तो है बट कई बार हम लोगों को उस टॉपिक के बारे में इतनी क्लैरिटी नहीं होती। वो टर्म्स देख लेते हैं जो कि है पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड जो हमारा दूसरा टर्म है वो है अकाउंटिंग अजम्पशन। ठीक है, वैसे तो देखा जाए ये हमारा क्लास 11 का ही टॉपिक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग अजम्पशन, बट स्टिल हम लोग पहले ये क्लियर कर लेते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब क्या। देखो, प्रिंसिपल मतलब कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा रूल जिसको फॉलो करना ही होगा, दैट इज फॉलो करना कंपल्शन होता है। मतलब ये वॉलंटरी नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप इसको फॉलो करो या नहीं। ठीक है, अगर कहीं पे भी कोई प्रिंसिपल बना है तो प्रिंसिपल को फॉलो करना कंपल्शन होता है। बट अगर हम अजम्पशन की बात करें तो अजम्पशन मतलब जहां पे हम फॉलो तो करना चाहते हैं एक फिक्स पैटर्न में चीजें, ठीक है, जहां हम चाहते हैं कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो करें, बट वहां पे होता क्या है कि कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होगी जहां पे आप वो अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। मतलब आप अपनी तरफ से कोशिश करोगे कि उस अकाउंटिंग रूल को आप फॉलो करो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि वो फॉलो नहीं भी हो सकता है। ओवरऑल हमने क्या बोला कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब कोई भी ऐसा रूल एंड रेगुलेशन जो आप अगर मार्केट में देखोगे तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक कंपनी फॉलो कर ही रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट अपने सबको पता होगा। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसमें ये बताता है कि कंपनी को और कंपनी के ओनर को हम अलग अलग एंटिटी की तरह या सेपरेट पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। तो आप कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में ये नहीं देखोगे कि हम दोनों को सेम तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। हम क्या मानते हैं कि कंपनी एक अलग एंटिटी है एंड पर्सन एक अलग एंटिटी है, या फिर कह लो ओनर एक अलग एंटिटी है। ठीक है, तो ये क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड आप देखोगे तो वो फॉलो होगा ही होगा। ठीक है, वो कंपल्शन है फॉलो करना, वहां पे कुछ भी वॉलंटरी नहीं है। बट अगर हम लोग अकाउंटिंग अजम्पशन की बात करते हैं तो अकाउंटिंग अजम्पशन जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, गोइंग कंसर्न। देखो, जब हम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम हमारा मोटिव रखते हैं फिक्स कि ये बिजनेस हमें हमेशा फॉलो करना है या फिर कह लो इन्फिनाइट ईयर्स तक कंटिन्यू करना है। बट क्या ऐसा एक्चुअल में हो पाता है? कई बार अगर आपको बैक टू बैक 2-3 इयर्स का लॉस हो जाए तो आप ऑटोमेटिकली वो बिजनेस बंद करने के लिए एक तरह से कह लो कि आप बाउंड हो जाते हो कि वो बिजनेस आप बंद कर दो। ठीक है, तो वो क्या है, अकाउंटिंग अजम्पशन है कि हमने सोचा तो था कि हम गोइंग कंसर्न फॉलो करेंगे, बट वो फॉलो हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है। ठीक है, वो एंटिटी टू एंटिटी डिफर करता है। बट अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करें तो वो कंपल्शन है। ठीक, एक ये टॉपिक मेरे को क्लियर करना था जो कि हम लोग का क्लास 11 का था।
अच्छा, इसके अलावा हम डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी पे चले, उसके पहले एक छोटा सा तुम लोग को और एग्जाम्पल देते हैं। जब हम लोग स्कूल में थे, ठीक है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जब हमारे टीचर्स हमारे एक रिपोर्ट कार्ड बना करके देते थे, तो उस रिपोर्ट कार्ड में बेसिकली वो क्या करते थे, सब्जेक्ट वाइज जो भी हमारे मार्क्स आए हैं वो तो वो अलॉट करते ही थे, बट उसके अलावा उनको ये पता होता था कि स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो तो स्कूल उनके साथ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में पेरेंट्स को अगर अपने बच्चे को पूरा प्रॉपर एनालिसिस करना है तो वो कैसे करेंगे, सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे तो एनालिसिस होगा नहीं। इसीलिए टीचर्स ने ये पॉलिसी बनाई थी कि वो हमारे रिपोर्ट कार्ड में सारी चीजें मेंशन करेंगे कि हम पंक्चुअल हैं कि नहीं, हम क्लास में अटेंटिव हैं कि नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें भी अगर आप लोग को याद हो तो ग्रेड वाइज अलॉट की जाती थी टीचर्स के थ्रू। क्यों? क्योंकि टीचर्स ये चाहते थे कि जब पेरेंट्स आपका एनालिसिस करें, स्टूडेंट्स का एनालिसिस करें, तो वो 100% एनालिसिस होना चाहिए, फिर वो चाहे किसी भी फील्ड में हो। तो यहाँ बेसिकली क्या करते थे, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों के साथ स्कूल नहीं अटेंड करते थे, तो उस केस में टीचर ये चाहता था कि उनके बच्चों के बारे में पेरेंट्स को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हो, और उस पूरी इंफॉर्मेशन को वो कहाँ डिस्क्लोज करते थे, हमारे रिपोर्ट कार्ड पे, ठीक है। वैसे ही प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि जितनी भी कंपनीज हैं उनका ऑडिट कौन करता है, ऑडिटर करता है। अब ऑडिटर पूरे साल तो उस कंपनी के साथ रहता नहीं है अटैच्ड, तो उस केस में ये बोला जाता है हर कंपनी को कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 फॉलो करो, एंड आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किया है, जो भी पॉलिसीज फॉलो की है, उन सबको एक जगह पे, एक प्लेस पे डिस्क्लोज कर दो। ऐसा क्यों? ताकि जब ऑडिटर ऑडिट करने आए आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो एटलीस्ट उसको पता हो कि यहाँ पे क्या चीजें फॉलो की गई हैं, एंड क्या किस तरीके से, किस पैटर्न पे फॉलो की गई, क्या मेथड से फॉलो करने के, एंड सो ऑन, ठीक है। क्योंकि ऑडिटरी एनालिसिस करेगा पूरी की पूरी कंपनी का एक ओवरऑल जो रिजल्ट होता है वो कौन बताता है, ऑडिटर बताता है। तो जब ऑडिटर को पता होगा कंपनी के बारे में तभी तो वो बताएगा, है ना। अगर कंपनी ये सारी चीजें डिस्क्लोज करे कि हमने इसका कैलकुलेशन इस मेथड से किया, उसका कैलकुलेशन इस मेथड से किया, तभी तो ऑडिटर उसकी ऑडिट कर पाएगा। इसीलिए AS1 बना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, जिसमें बताया डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब देखो बोर्ड पे अगर हम लोग बात करते हैं डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज की, तो इसके नाम से ही ना तुम लोग हेडिंग्स बना सकते हो, सब हेडिंग्स जो तुम लोग को बेसिकली लर्न करनी है कि सबसे पहला अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होता है, व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसीज। सेकंड, ये डिस्क्लोजर की बात कर रहा है, तो किस तरह के डिस्क्लोजर की हम बात करेंगे, दैट इज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ये मेरा सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोला है, कोई एक पॉलिसी तो है नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब बहुत सारी पॉलिसीज होंगी। तो अब उन पॉलिसीज में आप किस तरीके से पॉलिसी को सेलेक्ट करोगे, ये एक पॉइंट हो गया, सिलेक्शन ऑफ पॉलिसी। एंड अगर हमने कोई पॉलिसी ऑप्ट की है तो लाइफ लॉन्ग हमें वो फॉलो करने की जरूरत नहीं होती, कई बार हम स्विच भी कर जाते हैं, तो दैट इज चेंज इन पॉलिसी। ये 4 पॉइंट अपने को याद हो गया कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की बात करें तो वो है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, जिसमें पहला हो गया कि व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसीज, सेकंड हो गया डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, थर्ड हो गया कि पॉलिसी का सिलेक्शन कैसे करना है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ पॉलिसी, एंड फोर्थ इज चेंज इन पॉलिसी, ठीक है। देखो हमने बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिस्क्लोजर ऑफ रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन ऑफ पॉलिसी, चेंज इन पॉलिसी, एंड लास्ट हमारा पॉइंट है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन पे, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर देखा जाए ना तो यहाँ हम पार्टीशन कर सकते हैं कि इस AS में हमें 2 चीज देखनी है, एक अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, कैसे उसका डिस्क्लोजर होगा, एंड सो ऑन, एंड उसके अलावा फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन क्या है एंड उसका डिस्क्लोजर कैसे होगा। तो इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग किस पे बात कर लेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसीज पे, ठीक है। ओवरऑल तुम लोग को 2 चीज का ध्यान रखना है कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात करेगा तो 2 चीजों की बात करा, एक अकाउंटिंग पॉलिसीज की और एक अकाउंटिंग अजम्पशंस की। तो पहले हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात करते हैं। देखो बोर्ड पे देखो हमने लिखा है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब अब अकाउंट्स में बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो कि हम फॉलो करते हैं। तो हमें ये बताना है कि हम कौन सा स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, एंड उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं। मतलब एग्जाम्पल देखो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं जो हम सबको पता है कि जब भी हम स्टॉक की बात करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, है ना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो इसका वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं, कॉस्ट और मार्केट प्राइस, दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर।
इन दोनों में से जो कम होता है उस पे हम अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो आप देखोगे कि हर एक कंपनी फॉलो कर रही है, क्योंकि ये कंपल्शन है फॉलो करना। ठीक है, बट अब अगर हम लोग बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन के लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं, जिसमें एक दो मेथड आप लोग को पता होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज मेथड। ये सब हमने कहाँ पढ़ा हुआ है, सीए फाउंडेशन में इन्वेंट्रीज करके जो चैप्टर था उसमें हमने इसकी डिटेल स्टडी की हुई है। ठीक है, एंड फर्दर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में भी इसकी एक फर्दर स्टडी तुम लोग को कराएंगे। ठीक, एक डिटेल इंफॉर्मेशन हम इसकी देंगे AS2 में। बट अभी बात करते हैं कि जब भी हम लोग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं तो स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए कई सारा मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, वेटेड एवरेज मेथड है, एंड सो ऑन। तो ये तो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है ना कि वो इनमें से कौन सा मेथड ऑप्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कंपनी जब इनमें से किसी एक मेथड का सिलेक्शन करती है तो वो किस बेसिस पे करती है, इस बेसिस पे कि उनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उसका प्रॉपर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन कर पाए, है ना। जैसे यहाँ पे देखो हमने लिखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दो चीजें आएंगी तुम्हारी, एक तो तुम्हारा आ जाएगा ट्रेडिंग एनपीएल और एक क्या आएगा बेटा, बैलेंस शीट। ठीक है, तो ओवरऑल हमने क्या बताया कि अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज की, तो अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब कौन सा स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे हैं एंड उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, सो दैट हम प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन कर सके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। हमने लिखा है अकाउंटिंग पॉलिसीज आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। क्या बोला, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग सच principles for presentation and preparation of financial statement। अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब है कि एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड किस तरीके से, किस मेथड से हम उसको अप्लाई करेंगे सो दैट हम प्रॉपर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन कर सके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिसमें हमने एक एग्जांपल भी दिया तुम लोगों को स्टॉक का। तो सिंपली स्टॉक का वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, कॉस्ट एंड आरवी व्हिचएवर इज लोअर, एंड उसके लिए कई सारे मेथड्स है कि हम फीफो के फॉर्म में भी उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे भी हम उसका प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, मतलब मेथड फॉलो कर सकते हैं, वैल्यूएशन कर सकते हैं, एंड वेटेड एवरेज मेथड पे भी हम उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज तुम लोग को याद रखनी कि अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब कौन सा स्पेसिफिक प्रिंसिपल हम फॉलो करें एंड किस मेथड से हम उसको अप्लाई करें सो दैट हम बेटर प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन कर पाए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। क्लियर है, ठीक है। तो चलो हम लोग चलेंगे सेकंड पॉइंट पे, जो कि है डिस्क्लोजर ऑफ रिक्वायरमेंट पे। अब बहुत सिंपल सा पॉइंट है, जब आप ये समझ गए कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, तो आप हर के वैल्यूएशन के लिए, जैसे हमने स्टॉक का एग्जांपल दिया, हम लोग अब दूसरा बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट में भी अभी हम लोग आगे चल करके जब इन्वेस्टमेंट का एएस देखेंगे तो वहां पे हम ये चीज क्लियर करेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए बताया गया है कि एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक होता है करंट इन्वेस्टमेंट, दोनों का वैल्यूएशन अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो डिस्क्लोजर ऑफ रिक्वायरमेंट में, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में ये चीज बताई गई है कि आप जितनी भी सिग्निफिकेंट पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हो, मतलब अगर स्टॉक के लिए आप फॉलो कर रहे हो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए फॉलो कर रहे हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो है, तो परमानेंट आप उसको बेसिस पे डिक्लाइन करोगे। ये चीजें हम लोग आगे देखेंगे। बट जो आप सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, एंड उसका आपके बुक्स पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है इन मॉनेटरी टर्म्स, तो उस केस में आपको करना क्या है कि आपको वो सारी की सारी पॉलिसी सिर्फ एक प्लेस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ एक प्लेस पे उसको डिस्क्लोज कर देना है। और वो प्लेस कौन सा होगा वो देख लेते हैं। हमने लिखा है ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी डिस्क्लोज्ड एट वन प्लेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये कौन से प्लेस की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है नोट्स टू अकाउंट्स की। ठीक है, इसने बोला कि जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज आप फॉलो कर रहे हो जो कि सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट मतलब जिनका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है हमारी बुक्स में, कह लो कि इन मॉनेटरी टर्म्स वो हमारी बुक्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है, तो उस केस में आपको सिर्फ करना क्या है कि उन सारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को एक जगह पे डिस्क्लोज कर देना सो दैट ऑडिटर को वहां से पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए।
कि आप किसके वैल्यूएशन के लिए कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो, वो आपको कहाँ मेंशन करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एट वन प्लेस। और वो वन प्लेस कौन सी है बेटा, नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है सिलेक्शन ऑफ पॉलिसी। अब हमें ये तो पता चल गया कि जितनी भी मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज को हम चूज करें उसको एक जगह पे हमें डिस्क्लोज करना है। एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज में मतलब क्या है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बट अब अकाउंटिंग पॉलिसीज हमने बोला कि स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी अवेलेबल है, लास्ट इन फर्स्ट आउट भी अवेलेबल है। तो इन दोनों में से अगर हम लोगों को चूज करना हो तो हम लोग चूज किस बेसिस पे करेंगे, दैट इज अपनी पॉलिसी का किस बेसिस पे सिलेक्शन करेंगे। तो सिलेक्शन हमेशा दो तरीके से होता है। पहला प्राइमरी कंसिडरेशन जो कि यहाँ लिखा हुआ है फॉर बेटर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और आप लोग कह सकते हो कि ट्रू एंड फेयर व्यू अगर हमें चाहिए बुक्स का तो उसके बेसिस पे हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज चूज करते हैं। ये तो प्राइमरी कंसिडरेशन है। देखो जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइमरी कंसिडरेशन टू मेक ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम ये चाहते हैं कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू दिखे। ठीक है, अच्छा अब अगर मान लो लास्ट इन फर्स्ट आउट वेटेड एवरेज मेथड, सारे मेथड्स फॉलो करने से मेरा ट्रू एंड फेयर व्यू आ रहा है, तो उस केस में हम सेकेंडरी कंसिडरेशन मतलब सेकेंडरी क्या चीजें देखेंगे, तीन चीजें हमें देखनी होती है। पहला कि प्रूडेंस वो फॉलो कर रहा है कि नहीं, सेकेंड सब्सटेंस ओवर फॉर्म फॉलो कर रहा है कि नहीं, एंड थर्ड मटेरियलिटी। मतलब प्रूडेंस मतलब क्या होता है, कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस मतलब कंजर्वेटिज्म। हम लोग ये भी कंजर्वेटिज्म क्लास 11th में पढ़े थे, जिसमें ये लिखा हुआ था कि कंपनी को अगर उसको कोई फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो वो उस लॉस को तो बुक्स में मेंशन करेगी, ठीक है, बुक्स में कवर करेगी, प्रोविजनिंग करेगी। बट अगर उसको फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो वो उसको इग्नोर कर दे। दैट इज एक्सपेक्टेड लॉस को हमें हमेशा लेकर के चलना होता है। देखो जैसे हमने जो स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए कॉस्ट और एनआरवी दैट इज मार्केट प्राइस ली है, विच एवर इज लोअर, ये किसके बेसिस पे। मान लो स्टॉक की कॉस्ट है 10 रुपए और मार्केट प्राइस है 12 रुपए, ठीक है, तो हमें ये पता है कि जब हम ये स्टॉक मार्केट में सेल करेंगे तो हमें 2 रुपए का फायदा होने वाला है। ठीक है, तो अगर हम प्रूडेंस दैट इज कंजर्वेटिज्म फॉलो कर रहे हैं तो हम उसको किस पे रिकॉर्ड करेंगे, 10 रुपए पे, क्योंकि जो 2 रुपए का प्रॉफिट है हम ये मान के चलते कि जब वो प्रॉफिट होगा तब हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, अभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे अगर मान लो कॉस्ट 10 है और मार्केट प्राइस 8 है तो विच एवर इज लोअर दैट इज 8 रुपीज। अब बताओ 8 रुपए में हम लोग उसको बुक्स में क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 रुपए का लॉस है ना। हमें ये पता है कि जब हम इस गुड्स को मार्केट में सेल करेंगे तो हमारा 2 रुपए का लॉस हो जाएगा, तो उसी लॉस को बुक्स में दिखाने के लिए ही तो हम 8 रुपए पे उसको बुक्स में मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ऐसी पॉलिसी चूज करनी है जो कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो करे, दैट इज लॉस को तो बुक्स में रिकॉर्ड करे एंड प्रॉफिट को इग्नोर कर दे। सेकंड, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लॉ में लिखा है वही वो चीज फॉलो करे, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिख रहे हैं उस पे भी फोकस करे। मतलब कोई ऐसी पॉलिसी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे कंपैरेटिवली लॉ के। एंड लास्ट मटेरियलिटी, मतलब कि ऐसी कोई पॉलिसी आपको चूज करनी है जिससे आपकी बुक्स में जितनी भी मटेरियल आइटम्स हैं उन सबको आप बुक्स में रिकॉर्ड कर सको। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हैं। फर्स्ट इसमें बताया था कि सिलेक्शन ऑफ पॉलिसी हम कैसे करते हैं, तो पॉलिसी का सिलेक्शन 3 बेसिस पे होता है, बेसिकली 2 तरीके से होता है। फर्स्ट इज प्राइमरी कंसिडरेशन एंड सेकेंड इज सेकेंडरी कंसिडरेशन। प्राइमरी कंसिडरेशन जो पहले हमें ध्यान में रखना होता है वो ये होता है कि कोई ऐसी पॉलिसी जिससे ट्रू एंड फेयर व्यू हम अपने बुक्स को दे पाए। ठीक है, अगर सारी की सारी पॉलिसी ऐसी है कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है तो फिर सेकेंडरी कंसिडरेशन देते हैं प्रूडेंस को, सब्सटेंस ओवर फॉर्म को एंड मटेरियलिटी को। ठीक है, इसकी डिटेल जो तुम लोग के नोट्स है वो हमने पीडीएफ में मेंशन किया हुआ है, तो वहां से रीड कर लेना। हमने वही चीज वहां पे मेंशन की जो समझाया है। ठीक, एंड लास्ट अभी अगर इस पे देखें तो अगर आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी ऑप्ट की है तो क्या लाइफ लॉन्ग जब तक आपका बिजनेस चलेगा तब तक आपको वही पॉलिसी ऑप्ट करनी है, ऐसा नहीं है। आप चाहो तो टाइम के साथ उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, बट अगर हम उस पॉलिसी को चेंज करेंगे ना तो एज पर AS1 हमें कुछ चीजों का डिस्क्लोजर देना होता है, और डिस्क्लोजर में 4 चीज है। मान लेते हैं कि हम स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो कर रहे थे और अब हम लास्ट इन फर्स्ट आउट पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो हमारी ओल्ड पॉलिसी क्या है, हम ये बताएंगे कि भाई हमारी ओल्ड पॉलिसी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट थी। नई पॉलिसी क्या है, हम शिफ्ट होना चाहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या रीजन है उसको चेंज करने का, ये अभी हम बताते हैं। एंड उसका इफेक्ट क्या है। इफेक्ट मतलब अगर मान लेते हैं कि फीफो के केस में उसकी वैल्यूएशन 40,000 आ रही थी एंड लास्ट एंड फर्स्ट आउट से 30,000 आ रही है,
तो ये जो 10,000 डिक्रीज हुआ है आपके स्टॉक में, इसको आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। इफेक्ट मतलब जो मॉनेटरी टर्म्स की बात कर रहे हैं, इन मॉनेटरी टर्म्स, कि मॉनेटरी टर्म्स में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखाना होता है। ठीक है, अच्छा, रीजन ऑफ पॉलिसी चेंज की अगर बात करें तो AS1 में बताया है कि आपने फीफो से शिफ्ट किया लीफो पे, या आप कह लो कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी पे आप चेंज कर रहे हो, तो आप अकाउंटिंग पॉलिसी किस रीजन से चेंज कर रहे हो वो आपको कहाँ मेंशन करनी होती है, AS1 में। बट ये रीजन क्या हो सकते हैं इसके बारे में कहाँ मेंशन किया है, AS5 में। जब हम लोग AS5 पढ़ेंगे वहां पे भी हम ये पॉइंट तुम लोग को बता देंगे। रीजन कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है कि आप अपनी बुक्स का प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन चाहते हो तो आप स्विच कर सकते हो, बेटर प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन चाहते हो तो आप स्विच कर सकते हो, या लॉ में कोई चेंज आई एंड लॉ के कंप्लायंस के लिए, उसको पूरा करने के लिए आपको स्विच करना पड़े, या AS की वजह से AS का कंप्लायंस करने के लिए आपको स्विच करना पड़े तो आप स्विच कर सकते हो। मतलब 3 रीजन हो गया, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फॉर कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फॉर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस ऑफ लॉ। अगर इन तीनों में से कोई भी एक रीजन की वजह से आप चेंज कर रहे हो तो वो रीजन आपको AS1 में मेंशन करना होता है। और रीजन क्या हो सकता है चेंजेस का, वो दिया हुआ है AS5 में। तो तीनों में से कोई भी रीजन, बेसिकली हम लोग ऑप्ट करते हैं कि बेटर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन के लिए हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी से शिफ्ट कर रहे हैं, और शिफ्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो बस चेंज इन पॉलिसी में तुम लोग को 4 चीज का डिस्क्लोजर देना होता है। ओल्ड पॉलिसी क्या थी, न्यू पॉलिसी क्या थी, क्या रीजन है चेंज करने का, और उसका क्या इफेक्ट हुआ। क्लियर है? ये ओवरऑल हमारा था अकाउंटिंग पॉलिसीज में। और उस अकाउंटिंग पॉलिसीज में हम बता सकते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात की है, ठीक है, जो कि फॉलो करना कंपल्शन होता है। अब नेक्स्ट देखो, बता रहा है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। हमने क्या बताया था कि अजम्पशन वो चीज है जो फॉलो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर फॉलो हो रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। बट कई बार क्या होता है कि वो फॉलो हम नहीं कर पाते हैं किसी रीजन से, तो उसका डिस्क्लोजर हमें देना पड़ता है। ठीक है, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अकाउंटिंग अजम्पशन हमारे पास होते कितने तरह के। 3 तरह के अकाउंटिंग अजम्पशन होते हैं। ठीक, इसको हम पहले यहाँ से रब कर दे रहे हैं तुम लोग के लिए। 3 अजम्पशन होते हैं। पहला होता है गोइंग कंसर्न, फिर एक कंसिस्टेंसी, फिर अक्रूवल। गोइंग कंसर्न हम सबको पता है। गोइंग कंसर्न मतलब जब हम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम इस मोटिव से स्टार्ट करते हैं कि वो बिजनेस हम हमेशा कैरी ऑन करेंगे, मतलब इन्फिनाइट ईयर्स तक उसको हम चलाएंगे। बट अगर मान लो इन्फिनाइट ईयर्स तक चल रहा है तब तो डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। बट कई बार क्या होता है ना कि आपको इतना ज्यादा लॉस होने लगता है, या आपका बिजनेस किसी भी वजह से, अगर मान लो आपको लगता है कि नहीं अब आपका प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया है और आप ये बिजनेस नहीं रन कर पाओगे, या आपको बैक टू बैक 2 साल से लॉस हो रहा है, तो उस केस में आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। ठीक है, और उस केस में आपको गोइंग कंसर्न अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो आपको उसका भी डिस्क्लोजर देना होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में। ठीक है, नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है कि हम अकाउंट्स में ये मान के चलते हैं कि हम जो भी रूल्स रेगुलेशंस, जो भी पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं वो फॉर लाइफ लॉन्ग करने वाले हैं, मतलब वो परमानेंट है। ठीक है, बट ऐसा होता तो नहीं है, हम तो स्विच कर सकते हैं। अभी हमने बताया कि हम तो स्विच कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम किसी एक मेथड को लेकर के कंसिस्टेंट नहीं है, पहले हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो कर रहे थे, अब हम लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो हम हमेशा मानते क्या है कि जब हमने फीफो चूज किया तो हम हमेशा के लिए फीफो ही ऑप्ट करेंगे, बट हम फीफो से लीफो पे शिफ्ट हो सकते हैं, तो इसका मतलब हम कंसिस्टेंट नहीं है ना। अगर हम कंसिस्टेंट हैं तब तो डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, बट अगर हम किसी रीजन से स्विच कर रहे हैं तो उस केस में हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई, एंड अगर कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई तो फिर हमें उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ठीक है, जनरली हम मानते क्या है कि अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कोई एक रूल फॉलो किया है तो वो वही रूल फॉलो करेगा फॉर लाइफ लॉन्ग। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। अभी हमने बताया है AS1 में कि ऐसा नहीं होता, कई बार हमें स्विच करना पड़ जाता है। तो अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो अपनी पॉलिसीज को लेके, आप स्विच कर रहे हो, तो फिर आपको उसका डिस्क्लोजर देना होगा। ठीक है, एंड लास्ट इज अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अगर हम लोग अक्रूवल कंसेप्ट की बात करें तो अक्रूवल कंसेप्ट मतलब क्या होता है, जहां आप अपने इनकम एंड एक्सपेंसेस को पीरियड बेसिस पे बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, ना कि कैश बेसिस पे। मतलब अगर आपने अगर मान लेते हैं कि हम 2021 का बुक्स बना रहे हैं, ठीक है, 2021 के लिए रेंट हुआ है मान लेते हैं 20,000, उसमें से आपने 10,000 पे किया और 10,000 नहीं पे किया,
तो भी हम बुक्स में कितना दिखाने वाले हैं? 20,000, ठीक है। और ये 20,000 जो बुक्स में हम शो कर रहे हैं, ये किसकी वजह से? ड्यू टू अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट हमें ये बोलता है कि इस साल से रिलेटेड, इस ईयर से रिलेटेड, इस पीरियड से रिलेटेड जितना भी इनकम और एक्सपेंसेस है, सबको आपको बुक्स में डिस्क्लोज करना है, पहली चीज, ठीक है। अगर उसके लिए आपको कैश नहीं मिला या उसके लिए आपने कैश पे नहीं किया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम बुक्स कैश बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करें, हम ईयर टू ईयर बेसिस पे रिकॉर्ड करें। इस साल आपका कितना एक्चुअल में प्रॉफिट और लॉस हुआ, अगर आपको ये जानना है तो उसके लिए आपको बुक्स में वो सारी चीजें मेंशन करनी है जो इस साल से रिलेटेड है, चाहे वो एक्सपेंस हो चाहे वो इनकम हो, ठीक है। फिर उन इनकम और एक्सपेंसेस के लिए आपने पेमेंट किया हो या ना किया हो, पेमेंट रिसीव किया हो या ना किया हो, बट अगर वो करंट ईयर से रिलेटेड है तो हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जैसे सेल में भी देखा है ना, बाई सेल में हम कैश भी लिखते हैं, क्रेडिट भी लिखते हैं। बेचा तो हमने दोनों ही है, कुछ के लिए पैसा मिला, कुछ के लिए पैसा नहीं मिला, बट क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड है तो हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है मेरा पॉइंट? तो अगर हम अक्रूवल कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कई सारे ऐसे प्रोफेशनल्स, अगर प्रोफेशनल्स की बात करो जैसे डॉक्टर्स हैं, तो क्या वो कभी भी अक्रूवल कंसेप्ट फॉलो करेंगे? नहीं, वो कैश बेसिस फॉलो करते हैं। वो अपनी बुक्स कैसे बनाते हैं? कैश बेसिस, क्योंकि उनकी कोई भी सर्विस क्रेडिट पे नहीं होती है ना। अगर मान लेते हैं कि हमें अपना ऑपरेशन कराना है तो ऑपरेशन के लिए पहले हमें पैसे जमा करने होते हैं, फिर हमारा ऑपरेशन होता है। ऐसा थोड़ी कि हम उसका ईएमआई बनवाते हैं, ठीक है। तो अगर अक्रूवल कंसेप्ट फॉलो कर रही है कंपनी तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अक्रूवल कंसेप्ट भी एक अजम्पशन है जो फॉलो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम कोई प्रोफेशनल है तो हम अक्रूवल कंसेप्ट फॉलो नहीं करके हम कैश कंसेप्ट फॉलो करते हैं, और अगर हम कैश कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं तो हमें उसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है। क्लियर है? तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में तीन चीजें हैं, पहला गोइंग कंसर्न, दूसरा अक्रूवल कंसेप्ट, तीसरा कंसिस्टेंसी। ये तीनों अजम्पशन इसलिए है क्योंकि कुछ जगह ये फॉलो होता है, कुछ जगह ये फॉलो नहीं भी हो पाता। तो जब फॉलो होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब फॉलो नहीं होता तब में उसका बुक्स में डिस्क्लोजर देना पड़ता है, ठीक है। यही ओवरऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का तुम लोग का कॉन्सेप्ट था। एक बार हम जल्दी से इसका रिविजन कराते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 मतलब हम जब बात करते हैं डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज की, ठीक है। पहला, अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब कोई भी स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो कि हम फॉलो करते हैं, एंड क्या मेथड्स हम फॉलो करें उसको अप्लाई करने के लिए, सो दैट हम बेटर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन कर सके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। सेकेंड, कि हम इसका डिस्क्लोजर कैसे देते हैं, सिंपली एक प्लेस पे देंगे, और वो प्लेस कौन सा होगा? नोट्स टू अकाउंट्स का, ताकि ऑडिटर को ऑडिट करने में दिक्कत ना हो और उसको ऑडिट करते टाइम पूरी इंफॉर्मेशन आपकी कंपनी के बारे में पता हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम चाहें अकाउंटिंग पॉलिसीज की अगर हम बात करें तो हम उनका सिलेक्शन कैसे करेंगे? दो तरीके से, प्राइमरी कंसिडरेशन और सेकेंडरी कंसिडरेशन है। सबसे पहले तो देखो, कंसिडरेशन रीजन यही होता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू देना है, बट अगर ट्रू एंड फेयर व्यू सब में मिल रहा है तो नेक्स्ट स्टेप होता है प्रूडेंस फॉलो कर रहा है कि नहीं, दैट इज कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कि फैक्ट्स एंड फिगर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है कि नहीं, एंड लास्ट इज मटेरियलिटी, दैट इज मटेरियल आइटम्स को रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं। तो जिस भी मेथड में ये तीनों चीजें फॉलो होंगी हम उसी मेथड को ऑप्ट कर लेंगे। लास्ट इज चेंज इन पॉलिसी, कि अगर हम चाहें तो इस अकाउंटिंग पॉलिसी स्विच भी कर सकते हैं, बट स्विच करते वक्त चार चीजों का ध्यान रखना है। ओल्ड पॉलिसी क्या है, न्यू पॉलिसी क्या है, किस रीजन से चेंज करें और उसका क्या इफेक्ट पड़ा हमारी बुक्स पे, ठीक है। लास्ट पॉइंट में बताया कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या होते हैं। तो अजम्पशंस हमने पहले बताया जो फॉलो हो भी सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब हम कोशिश करते हैं फॉलो करने की, बट वो फॉलो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो उसमें तीन चीजें हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल कंसेप्ट। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर किसी रीजन से आप फॉलो नहीं कर पा रहे, आपको स्विच करना पड़ रहा है, गोइंग कंसर्न है तो आप 2-3 साल में अपना बिजनेस बंद करो, रीजन बीइंग कि आपको लगातार लॉस हो रहा है। कंसिस्टेंसी, आप किसी मेथड से स्विच करना चाहते हो। अक्रूवल कंसेप्ट, कि आप बुक्स को कैश बेसिस पे बनाना चाहते हो। तो उस केस में जब आप इसको फॉलो ना कर पाओ तो एज पर AS1 आपको इन अजम्पशंस का भी बुक्स में डिस्क्लोजर देना होता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 सिर्फ इतनी सी चीज बोल रहा है कि आप जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे एंड अकाउंटिंग अजम्पशंस फॉलो करोगे, उन सब का डिस्क्लोजर एक जगह पे दे देना एट वन प्लेस। और वो वन प्लेस कौन सी होगी? नोट्स टू अकाउंट्स। वहां आप सारी की सारी चीजें अपनी मेंशन कर दो कि आप क्या फॉलो कर रहे हो और क्या फॉलो नहीं करे, कौन से अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करो, कौन सा मेथड फॉलो करो, एंड सो। क्लियर है? तो ये हमारा पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का। इसका नोट्स आप लोग PDF दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अच्छा,
अब एक सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए एक हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो कि हमारा ग्रुप 1 का एक इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और इसे 5 मार्क्स की कवरेज एग्जाम में हो सकती है, ठीक है ना, कई बार 5 मार्क्स की कवरेज होती है। तो उस केस में अगर आप लोग चाहते हो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पर डिस्कस कर लें, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट की मैट में दिया हुआ है एंड बाकी हमारी अपनी बुक्स में दिया हुआ है, तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना। अगर आप चाहोगे तो हम इस पे एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे जहां पे हम लोग सारे क्वेश्चंस जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से रिलेटेड हैं, जो इंपॉर्टेंट है, उसका भी हम लोग पूरा डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, पूरा आंसर हम तुम लोगों को नोट करवा देंगे, ठीक। इसके अलावा अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में तुम लोग को कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे जरूर पूछना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही हमारा कॉन्सेप्ट था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का। आगे हम सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे तुम लोगों के लिए क्लासेस अपलोड करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।